नमस्ते 10th क्लास। आपका फर्स्ट टेस्ट एनालाइज करने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ ताकि आप आगे कंडक्ट होने वाले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सबसे पहली बात तो जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके आंसर की वर्ड लिमिट क्वेश्चन के मार्क्स के वेटेज के हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है 3 या 4 लाइन में, ठीक है। और जब बात आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, 3 मार्क्स के जो होते हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट फॉर्म में आप अपना आंसर प्रेजेंट कर पाएँ। एंड जब हम बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि 5 पॉइंट लिखें, 5 लाइन नहीं लिखें। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। 5 पॉइंट का मतलब आप 5 बातें समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे उस आंसर से रिलेटेड है। और कोशिश कीजिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का भी 2-2, 3-3 लाइन में पहरा रखें, ठीक है। परसों आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज का रिटन टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। तो आज हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस रिवाइज करने से पहले आप जब टेस्ट के लिए रिवाइज करेंगे तो अपने नोट्स ज़रूर रीड करें और हो सके तो एनसीईआरटी से भी एक रीडिंग ज़रूर लें। तो जो सबसे पहला हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, वो हमारे पास है क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करना है संसाधनों का। तो इसका हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बायोटिक एंड अबायोटिक। ये हमने नोट्स में भी किया था। नेक्स्ट वी हैव अबायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज से जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग जो बने होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, सोयल, ठीक है। फिर हमारे पास है विच टाइप ऑफ रिसोर्स डज आयरन और बिलोंग टू। आयरन लोहा की जो ऐसक है वो कैसा संसाधन है? आंसर इज नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि उस समय के साथ जैसे हम उसको यूज़ करेंगे तो वो लोहा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एग्जॉस्टिबल जो हम दूसरी टर्म यूज़ करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए। फिर हमारे पास है व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, ठीक है। जैव संसाधन जैसे कि मनुष्य, ठीक है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। फिर हमारे पास है 2 ways टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के 2 तरीके बताने हैं। एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है। जो पशु जो फसल को चरते हैं उसको मतलब एक लिमिट से बाहर नहीं हमें जाने देना, उसको कंट्रोल्ड ग्रेजिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से भी रिसोर्सेज डिग्रेड होते हैं। विच सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसका नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है। सो दैट मीन्स कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया काली मृदा रहती है। फिर हमारे पास है व्हाट इज़ नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होता है जहाँ साल में एक बार फसल उगाई जाती है, ठीक है। इंडिया के अंदर इसका परसेंटेज है नियरली 46%, ठीक है। 2 मैनमेड और 2 नेचुरल कॉजेज बताने हैं लैंड डिग्रेडेशन के। तो मैनमेड रिसोर्सेज में हमारे पास है डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉरी डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटता है मनुष्य, उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है। ओवरग्रेजिंग, माइनिंग आप समझ सकते हैं, मिनरल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से। नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब कहीं पर पानी का एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा खड़े रहना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होती है। विंड, हवा की वजह से भी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर रिमूव होती है तो लैंड डिग्रेड होती है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। ऐसे ही रनिंग वाटर। फिर हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या महत्व है और हमें उन्हें क्यों कंजर्व करना चाहिए। सो रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के विकास के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। रिसोर्सेज ही आधार हैं सारी, जो हम ऊर्जा हमें चाहिए होती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। हमें इन्हें बचाने की ज़रूरत है। इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, ठीक है। इनका जो खपत हो रही है वो उनकी बनने की स्पीड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास है फिक्स्ड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है, ठीक है। और फिर हमारे पास है रोल ऑफ ह्यूमंस इन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमंस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट जो लेक्चर था रिसोर्सेज का उसमें हमने एक ट्रायंगल डिस्कस किया था, तो उसके अंदर यही तीनों चीज़ों का दिखा रखा है कि कैसे ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है और फिर उसको मतलब फाइनल उसका जो एजेंडा है अचीव करने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करते हैं। ह्यूमन बींग्स ट्रांसफर मटीरियल्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट। देखिएगा इसमें आप पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है अपने आप में, क्योंकि वही ह्यूमन बींग से रिस्पॉन्सिबल है बाकी सारे रिसोर्सेज को उनकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
अब लैंड है, लैंड का यूज़ घर बनाने के लिए किसने किया? ह्यूमंस ने किया। सो ह्यूमंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप इस तरीके से एक एग्जांपल कोट करके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज अदर नेम इज नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है, विच विल बी अवेलेबल फॉर अस थ्रू आउट आवर लाइफ, ठीक है, और जो सिंपल फिजिकल रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस की हेल्प से। एग्जाम्पल्स हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, ठीक है। फिर हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत साल लग जाते हैं इनको बनने में, लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं मेटल जो कि रिसाइक्लेबल है, फोसिल फ्यूल जो कि रिसाइक्लेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम के साथ जैसे हम यूज़ करेंगे तो उसको वापस हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, गैस इसके एग्जाम्पल रहेंगे। फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यहाँ हमारे पास है यहाँ ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। रिसोर्स प्लानिंग का एक टॉपिक किया था हमने। इंडिया इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली हमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हमारे पास अच्छी सोइल है, तो एग्रीकल्चर के लिए आइडियल लोकेशन ये वाले स्टेट्स कंसिडर किए जाते हैं। इंडिया इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट स्टेटमेंट चेंज है, मोर और लेस सेम आपका आंसर रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मेंशन करेंगे आप जहाँ मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं। राजस्थान और गुजरात अच्छी लोकेशन है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे क्या है, रिच इन नेचुरल वेजिटेशन बट लैक्स इन फर्टाइल सोइल, ठीक है। फिर हमारे पास आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हाउ ओवर इरीगेशन, ठीक है, ज़्यादा पानी दे देना, ज़्यादा सिंचाई एंड माइनिंग लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। देखते हैं, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग, जो हमने अभी बात की थी, विच लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी, ठीक है। पानी जहाँ ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा रहेगा, सैलिनिटी सोल्ट का जो अमाउंट है वहाँ पानी में वो ज़्यादा हो जाएगा, एल्कनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा विजिबल कौन से स्टेट्स में है? पंजाब और हरियाणा एंड यूपी, इन 3 स्टेट्स में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट, सॉपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री, इनसे क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में डस्ट एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है, तो एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सोइल, ठीक है। तो पानी मिट्टी की नीचे वाली लेयर्स में उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं जा पाता क्योंकि इन केमिकल्स की लेयर सेटल डाउन हो जाती है। फिर हमारे पास है मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वेरियस फोर्स ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है, तापमान कैसा है, पानी की कितना अमाउंट है, ग्लेशियर्स क्या है, डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी कितना स्पीड से चल रही है, केमिकल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, वेजिटेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। तो 4-5 हमारे पास फैक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली डिटरमाइन करते हैं। तो आप अगर सीक्वेंसली चलेंगे तो सबसे पहले आप पेरेंट रॉक को मेंशन करना चाहिए आपको, ठीक है, जिससे कि बेसिक मटेरियल सॉइल फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड होता है। तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो रॉक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है पाउडर्ड फॉर्म में, और देन वो सॉइल फॉर्म होती है। उसके साथ साथ जैसे किस तरीके की वहाँ पे वेजिटेशन है, कैसे पेड़ पौधे वहाँ पे उगे हुए हैं, ठीक है, तो वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर होंगे। फिर टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये चीज़ें भी। और रिलीफ फीचर्स मतलब लेवल लैंड है या हिली एरिया है या मतलब मैरिन रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके सोइल किस टाइप की बनेगी, कैसा उसका टेक्सचर होगा, डिटरमाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल कहाँ का है? अगर आप मैप को अपने माइंड में ला पाएँ तो बेसिकली हमने 3 स्टेट्स शोकेस किए थे ब्लैक सोइल के लिए, वो थे गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो ब्लैक सोइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन, वो डेक्कन प्लेटो के अंदर आते हैं तीनों स्टेट्स। दे कवर द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। और ऑल्सो फाउंड इन गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज हमारे पास थोड़ा सा साउथ इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया डिपेंड्स, ठीक है। हमने अलग अलग यूजेस किए थे लैंड के, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। देखो टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सोइल टाइप्स। अब आप सोच सकते हैं कि हिली एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी, जहाँ पे लेवल लैंड है जैसे कि प्लेन एरियाज़ ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ईजी है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। क्लाइमेट, जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहाँ पे आपको कम पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है। जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है जैसे कोस्टल एरियाज़ के पास, वहाँ पे
पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सोयल टाइप्स, अब इट्स नेचुरल कि जहाँ पर सोयल की टाइप फर्टाइल होगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर सेटल करेंगे। ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, अब लैंड का जैसे फैक्ट्री बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, घरों बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम होंगी और जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हैं लैंड के वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, अब आपके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं चीज़ों को खड़ी करने की। कल्चर एंड ट्रेडिशन के हिसाब से भी कुछ लोग अपना जो नेचुरल ट्राइबल एरियाज में जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे लोग अपने एटमॉस्फेयर को नेचुरली इंटैक्ट रखना चाहते हैं, जैसे जंगलों को काटने के फेवर में वो नहीं रहते। फिर हमारे पास है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, 5 मार्कर क्वेश्चन। स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग में हमने 3 स्टेप किए थे, अगर आपको नोट्स को आप रेफर करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए अब कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रखा है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत ही टू द पॉइंट डेफिनेशन है। फिर अब स्टेप्स क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, आप देखिए कि आपके देश में कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, फिर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर उन रिसोर्स की प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से यूज़ करेंगे। और फिर तीसरा एजेंडा आपका नेशनल डेवलपमेंट्स, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, कितना जीडीपी अचीव करना चाहते हैं, उसको कैसे आप उन रिसोर्स प्लानिंग के जो मेथड्स अपने डिवाइस के उनसे कैसे आप मैच करेंगे। फिर हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिफाइन करेंगे। इसमें आप स्पेसिफिकली रखना 3-4 पॉइंट्स डिफ्रेंशिएशन के। ठीक है, जैसे हमारे पास है यूज्ड अगेन एंड अगेन, दैट इज व्हाट इज नॉन एज रिन्यूएबल, फिर इसका आप एग्जांपल मेंशन कर देंगे। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल के हमारे पास फीचर्स हो गए, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल। ठीक है, विद इन ए रीजनेबल टाइम, बहुत साल लग जाते हैं इनको बनने में, इनके आप एग्जांपल्स लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है बायोटिक अबायोटिक। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक रिसोर्सेज, जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, फिर बायोटिक रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। यहाँ पे अबायोटिक का हमारे पास क्लासिफिकेशन रहेगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, फिर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ठीक है, then we have on the basis of ownership, this topic is as it is there in your NCERT, so I prefer you to refer that. Then on the basis of status of development, as it is straightforward question, renewable, non-renewable, see this is what we call differentiation in point form, so this is good way of presenting answer. All right, renewed with time, do not cause pollution, free gifts of nature, examples. All right, non-renewable में हमारे पास रहेगा cannot be renewed, cause pollution, not free gifts of nature, and then examples. Then we have one question, land is a natural resource of utmost importance, elaborate statement with सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, लैंड की इंपॉर्टेंस बतानी है। सो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे बनेंगी, लैंड पे बनेंगी। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे कहाँ पे होंगे, वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेगी। ठीक है, जंगल जानवरों का घर कहाँ है, धरती पर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन लैंड, सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, लैंड के अंदर मिलते हैं। खान कहाँ होती है, यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रोड्स, रेलवेज अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए भी आपको लैंड चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको लैंड चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉइल का टॉपिक स्टार्ट हो गया। एलुवियल सॉइल के फीचर्स बता रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं, बिग जो हमने किया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इंदस और गंगा जो रिवर वैलीज हैं वो इसको यहाँ ला के इकट्ठा करते हैं। जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन आ गया यहाँ पे। एलुवियल सॉइल की जो हमने लोकेशन की थी मैप में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम करते हैं, अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन आप ज़रूर करेंगे, ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम। ठीक है, ओल्ड एलुवियम में कंकर नोडल्स ज़्यादा होते हैं और वो लेस फर्टाइल होती है। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोर फर्टाइल, खादर। ठीक है, तीनों फीचर्स आप कर लेंगे। फिर हमारे पास ब्लैक सॉइल के फीचर्स हैं, विदरिंग ऑफ लावा की वजह से बनती हैं, बहुत क्लेई होती है। ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फॉस्फोरस कंटेंट कम होते हैं। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। फिर हमारे पास है रेड सॉइल। रेड सॉइल का फॉर्मेशन आप लिखेंगे, इग्नियस रॉक से बनती है, लोमी होती है, रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, एंड येलो कलर व्हेन दे एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, फॉस्फोरस कंटेंट में और नाइट्रोजनियस मटेरियल कम होते हैं एज कम्पेयर टू पोटैश। फिर हमारे पास अभी जोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल वही सॉइल फॉर्मेशन के जो हमने रीजंस लिखे थे। ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रॉक मटेरियल कैसे है। एक जो इंपॉर्टेंट बात वो आप याद रखेंगे वो ये कि पेरेंट रॉक जो ब्लैक सॉइल की वो है वोल्केनिक रॉक। ठीक है, कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश, लाइम अच्छी मात्रा में होती है।
डीप क्रैक्स जो हमने सेल्फ प्लॉफिंग की बात की थी वहाँ पे नोट्स के अंदर, वो पॉइंट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरिड सोइल्स, रेड टू ब्राउन इन कलर, ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए वहाँ पे अच्छी जो है वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाती। ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं, ठीक है। एल्कलाइन होती है नेचर में, कंकर भी होते हैं, ठीक है। इनफर्टाइल है, लेकिन इरिगेशन की वजह से वहाँ पे क्रॉप ग्रोथ की जा सकती है। फिर हमारे पास लेटराइट सोयल, हमने जो बात की थी ब्रिक फॉर्मेशन के लिए जो काम आती है, ठीक है। इंटेंस लीचिंग की वजह से बनती है, ठीक है। एसिडिक इनका नेचर होता है, ठीक है। सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए काम आती है। तो आप ये नोट्स में से एनसीईआरटी में से ही लर्न करेंगे। फिर सोयल इरोजन, रिमूवल ऑफ सोयल बाय फोर्स ऑफ नेचर लाइक विंड, वाटर मोर रैपिडली देन द वेरियस सोयल फॉर्मिंग प्रोसेसेस दैट रिप्लेस इट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोयल इरोजन, वाटर इरोजन में हमारे पास दो थे, शीट इरोजन एंड रिल इरोजन, और फिर हमारे पास है गुली इरोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारे पास है। शीट इरोजन समझिए, टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा एरिया में शीट की तरह से पानी बहता हुआ नजर आता है। रिल इरोजन क्या है? इफ इरोजन कंटिन्यूज अनचेक्ड फॉर सफिशिएंट टाइम, स्मॉल फिंगर शेप्ड ग्रूव्स, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं जब ऐसे पानी की वजह से सोयल की जो टॉप लेयर रिमूव होती रहती है, ठीक है। फाइन ड्रिल्स इंक्रीज इन नंबर एंड ऑल्सो बिकम डीपर एंड रिजेंबल द ट्विग्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है। तो छोटे छोटे से वो ऐसे लगता है कि ब्रांचेस सी जैसे पेड़ की जमीन के अंदर ऐसे बन गई हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल रिल इरोजन। गुली इरोजन थर्ड स्टेज है, ठीक है। और भी ज़्यादा जब इरोजन होता रहता है तो वो जो रिल्स हैं वो और ज़्यादा डीप होती जाती हैं और ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं, तो उनको हम गुलीज बोल देते हैं, ठीक है। कट अप एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर उतना अच्छे से फिर हम वहाँ नहीं कर पाते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और चंबल बेसिन में इस गुली इरोजन को स्पेसिफिकली क्या नाम दिया गया है? रेवाइंस। मूविंग एट, नाउ वी हैव 4 रीजन्स ऑफ स्टेट वेयर एलुवियल सोइल इज ग्रोन, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी। फिर हमारे पास है 4 रीजन्स ऑफ स्टेट वेयर रेड एंड येलो सोइल, जो हमने ईस्टर्न बेल्ट किया था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर हमारे पास है लेटराइट सोयल, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। एलुवियल सोयल, रेड सोयल में डिफरेंस, चलिए प्रीवियस ईयर पे ध्यान देते हैं एक बार। 3 मेजर्स ऑफ सोयल कंजर्वेशन, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, सेटल्ड एग्रीकल्चर, टेरेस एंड काउंटर प्लॉफिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेड्स, दीज ऑल आर डिस्कस्ड इन नोट्स। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आयरन और, आयरन और कैसे? फ्लो, जो हमने कॉन्टिन्यूस और फ्लो हम जब बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की टाइप्स की। फिर है टाइडल एनर्जी कैसे है? रिप्लेनिशेबल और यू कैन से रिन्यूएबल, ठीक है। फिर सोइल इरोजन का रीज़न क्या है? पंजाब में स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं एक्सेसिव कल्टीवेशन, तो बहुत फर्टाइल सोइल है तो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन लैंड पे किया जाता है, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ प्रैक्टिस होगा? हिली एरियाज में, सो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन है ब्लैक सोइल कहाँ मिलेगी? गुजरात। If you see the options, states having black soil, obviously Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, you can mention one, and the crop which is mainly grown in it, okay, 3 states, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu are mentioned in this. Then we have crops, cotton, tobacco and sugarcane. कॉटन ऑब्वियसली विल मेंशन इन ब्लैक सोइल, अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन ब्लैक सोइल आर टोबैको और शुगर केन हमारे पास हैं। टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में कैसी सोइल पाई जाती है? बिल्कुल, जब ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो एलुवियल सोइल की हम पतली सी लेयर शोकेस करते हैं मैप में। बहुत फर्टाइल है, ट्रांसपोर्टेड सोइल है, ठीक है, रिवर्स फ्लड डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म होती है। एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरस, एसिड एंड लाइम, ये सारे अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए इसको ये फर्टाइल सोइल है। सोइल इरोजन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टेरेस एंड काउंटर बंडिंग, टेरेस एंड काउंटर बंडिंग अक्रॉस हिल स्लॉप्स इज वेरी इफेक्टिव एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। हिल स्लॉप इज कट इनटू अ नंबर ऑफ टेरेसेस, ठीक है, टेरेसेस में से कट कर देते हैं, हैविंग हॉरिजॉन्टल टॉप एंड स्टीप स्लॉप्स ऑन द बैक एंड फ्रंट। काउंटर बंडिंग इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक्स अलोंग द काउंटर। सोइल इरोजन को रोकने के लिए काउंटर बंडिंग कर देते हैं, ठीक है, बैंक्स बना देते हैं काउंटर्स की बाउंड्री पे, और टेरेसिंग कर देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेरेसेस के फॉर्म में अपने फील्ड्स को कट कर लेते हैं। एनिमल ग्रेजिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिए, एफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। बायोटिक अबायोटिक डन। लैंड डिग्रेडेशन कम करने के तरीके,
जो प्रॉब्लम्स है वही इसके अंदर सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। माइनिंग एक्टिविटी कंट्रोल कीजिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके डंप कीजिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ कीजिए, ठीक है, एफोरेस्टेशन कीजिए। फार्मिंग टेक्निक्स में की जब हम बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन आते हैं, ठीक है, सेम क्रॉप नहीं उगानी चाहिए, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स अलग अलग टाइम पे हमें उगानी चाहिए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कम कीजिए, ठीक है, टेरेस एंड काउंटर बर्निंग डन, प्लॉफिंग को सही तरीके से कीजिए। फिर हमारे पास है टेक्निकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कन्वर्टेड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टू कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का। पहले हम अपने कंजप्शन के लिए फसलें उगाते थे, ज़्यादातर वीट राइस, अब क्या है कैश क्रॉप्स उगाने लगे हैं मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब अर्बनाइजेशन हो गया, लोग गाँवों से शहर की तरफ आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो गया, और इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होने लगी है। प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ज़्यादा माइनिंग होने लगी तो ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। नाउ इवन इफ यू हैव एनी डाउट इवन नाउ, सो यू कैन आस्क ऑन WhatsApp, but please prepare well for your coming test. Thank you.